आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या व्यवहार का जैविक आधार। और इस कंप्लीट चैप्टर में हम यह देखेंगे कि वह कौन कौन से जैविक आधार हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर, इफेक्टर और एडजस्टर मैकेनिज्म के बारे में, या जिसे हम कहें ग्राहक, प्रभावक और समायोजक प्रक्रम के बारे में। कैसे हमारे मस्तिष्क तक कोई भी सूचना पहुंचती है और फिर कैसे उसको हम एडजस्ट करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिकों ने प्राणी के शरीर की कोशिकाओं को मूलतः 3 भागों में बांटा है। पहला है ग्राहक कोशिका या जिसे हम रिसेप्टर सेल कहते हैं। दूसरा प्रभावक कोशिका या इफेक्टर सेल। और तीसरा है समायोजक कोशिका या एडजस्टर सेल। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो ग्राहक कोशिका से तात्पर्य ऐसी कोशिकाओं से होता है जो विशेष तरह के उद्दीपकों से उत्तेजित होती है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ग्राहक जो ग्रहण करे या रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा हो। तो जो भी वातावरण में उपस्थित उद्दीपक होती है, वातावरण में जो उद्दीपक होते हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है वह सबसे पहले किसके पास आती है? वह रिसेप्टर सेल्स के द्वारा ली जाती है और फिर वहाँ से उसको ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामान्य प्राणी में जो ग्राहक पाए जाते हैं वह 4 तरह के उद्दीपक से प्रभावित होते हैं। पहला तापीय या थर्मल, दूसरा यांत्रिक या मैकेनिकल, तीसरा रासायनिक या केमिकल और लास्ट है रोशनी या जिसे हम लाइट कहते हैं। अब तापीय ग्राहक से क्या होगा? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि तापीय ग्राहक यानी हमें इससे ताप का पता चलेगा, ठंडी और गर्मी का एहसास होगा। यहाँ पर दिया गया है कि तापीय ग्राहक में त्वचा के ठंडे एवं गर्म ग्राहक कोशिकाएं होती है। तापीय ग्राहक में त्वचा के ठंडे एवं गर्म ग्राहक कोशिकाएं होती है और इससे व्यक्ति को ठंड एवं गर्म उत्तेजनाओं का ज्ञान होता है। यानी जो हमें ठंडी और गर्मी का एहसास होता है वह किससे होता है? वह होता है तापीय ग्राहक के द्वारा। क्योंकि तापीय ग्राहक क्या करते हैं? उस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से हमें यह पता चलता है कि अभी मौसम कैसा है या जिस जगह पर हम हैं वहाँ का तापमान कैसा है, या अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, पी रहे हैं तो उसका तापमान कैसा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तापीय ग्राहक से। इसी तरीके से यांत्रिक ग्राहक में श्रवण, संतुलन तथा स्पर्श संवेदन की कोशिकाएं होती है। यांत्रिक ग्राहक जो मैकेनिकल होती है उसमें क्या हो रहा है कि सुनने की और बैलेंस बनाने की तथा टच या स्पर्श, जब हमें कोई स्पर्श करता है तो उसकी जानकारी, ये सभी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है यांत्रिक ग्राहक के द्वारा हमें पता चलता। इसके बाद रासायनिक ग्राहक, तो इसके द्वारा हमें स्वाद या स्मेल का पता चलता है, टेस्ट और स्मेल का पता चलता है। और लास्ट में रोशनी ग्राहक, आप जान ही गए होंगे कि इससे हमें लाइट का पता चलता है और इसकी कोशिकाएं आँख में होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रभावक कोशिका के बारे में। प्रभावक कोशिका से तात्पर्य उन कोशिकाओं से होता है जिनकी मदद से प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे जो रिसेप्टर सेल्स हैं या ग्राहक कोशिकाएं हैं वह इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वह किसके द्वारा करते हैं? वह होती है प्रभावक कोशिका के द्वारा। जैसे ही
कोई भी व्यक्ति मोमबत्ती को टच करता है तो उसका हाथ तुरंत पीछे चला जाता है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि वो हाथ तुरंत पीछे चला गया, बट उसके पीछे पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। जब हम उसको टच करते हैं तो वहाँ से जो ग्राहक कोशिकाएं हैं वह इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाती हैं, और फिर ब्रेन वहाँ पर जो इफेक्टर सेल्स होते हैं उनको आदेश देता है कि हाथ वहाँ से हटा ले, और तुरंत फिर हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, ऐसी कोशिकाओं में भी कार्य एवं संरचना की विशिष्टता पाई जाती है, और प्रभावक कोशिकाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मांसपेशियां और दूसरा ग्रंथि। अब मांसपेशियां क्या होती हैं, मसल्स क्या होते हैं? तो मांसपेशियों का निर्माण कई तरह के वैक्तिक कोशिकाओं, जिन्हें हम मांसपेशीय रेशा या तंतु कहते हैं, उससे होता है। और मानव शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं। चिकनी मांसपेशियां या जिसे हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, दूसरा रेखित मांसपेशियां या स्ट्रिप्ड मसल्स, और तीसरा है हृदय की मांसपेशियां या कार्डिक मसल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकनी मांसपेशियों की। चिकनी मांसपेशियों को हम अरेखित मांसपेशियां भी कह सकते हैं। जैसे जो इसके बाद वाली मांसपेशी है उसको क्या कहते हैं, रेखित मांसपेशी। तो आप चिकनी मांसपेशी को अरेखित मांसपेशी के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेखा या कोई धारी नहीं होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा होगा। और ये मांसपेशियाँ आंत, पेट और रक्त वाहिनी में पाई जाती है, यानी ब्लड वेसल्स पे ये मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है रेखित मांसपेशी या स्ट्रिप्ड मसल्स। इस तरह की मांसपेशियों को कंकाली मांसपेशी, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ऐसी मांसपेशियाँ देखने में धारीदार होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह मांसपेशियाँ हाथ, पैर या बाह, पूरे बाह में, इन अंगों में पाई जाती है। और ऐसी मांसपेशियाँ चिकनी मांसपेशियों से अधिक लंबी होती हैं तथा एक विशेष तरह की झिल्ली से बंद होती है, यानी उनके ऊपर एक झिल्ली नुमा आकृति होती है, उसी के अंदर ये मांसपेशियाँ होती हैं, और इस झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मांसपेशी की, जो कि है हृदय की मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ नाम से ही स्पष्ट है कि यह कहाँ पर पाई जाएंगी, हृदय में पाई जाएंगी। यहाँ पर दिया गया है, ऐसी मांसपेशियाँ हृदय में होती हैं और उनके संकुचन तथा फैलाव से हृदय अपना कार्य करता है। हृदय मांसपेशी की मुख्य विशेषता यह है कि ऐसी मांसपेशी के तंतु न तो समानांतर होते हैं और न ही किसी प्रकार की झिल्ली से घिरे होते हैं, यानी ना इनमें चिकनी मांसपेशियों की क्वालिटी होती है और ना ही रेखित मांसपेशियों की क्वालिटी होती है। लेकिन आगे बताया जा रहा है इसमें कि परंतु इनमें कुछ शाखाएं होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर जालीनुमा दिख पड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रभावक कोशिका है ग्रंथि। ग्रंथि दूसरा प्रमुख प्रभावक है, जिसका प्रधान कार्य कुछ ऐसे रासायनिक तत्वों या केमिकल सब्सटेंस का स्राव करना होता है, जिनसे व्यक्ति अपने शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखता है। और हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली है बाह्यस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं। आप ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रंथि होती है जिसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, या कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो नलिका विहीन होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं और
अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। यहाँ पर देखें, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से तात्पर्य वैसी ग्रंथियों से होता है जिनका स्राव खून में न मिलकर नलिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे जो हमारी श्वेत ग्रंथि है, जो हमारी पसीने की ग्रंथियां हैं, या जो पसीना हमारे निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। जो हमारे टीयर ग्लैंड है, जो हम रोते हैं, तो ये क्या है? ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही आंसू आँख से बाहर निकलते हैं। या जो लार है वह भी बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही मुंह में उत्पन्न होती है। तो समझ में आ गया बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं और ये जो इनका स्राव होता है वह सीधा रक्त में मिल जाता है और इनके स्राव को हम हार्मोन्स कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके जो स्राव होता है उसे हम हार्मोन्स। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, इसका वीडियो आपको व्यक्तित्व वाले चैप्टर में मिल जाएगा। उसमें जाएं और व्यक्तित्व के निर्धारक वाली वीडियो को देखें। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और उनका क्या कार्य होता है। अब हम बात करते हैं समायोजक कोशिकाओं के बारे में। दोनों कोशिकाओं के बारे में ऊपर बात कर लिया हमने, इफेक्टर और रिसेप्टर, यानी ग्राहक कोशिका और प्रभावक कोशिका, दोनों के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं समायोजक कोशिकाओं के बारे में। तो जो समायोजक कोशिकाएं होती हैं वह ग्राहक कोशिका तथा प्रभावक के बीच में संबंध जोड़ती है और इनके द्वारा ही जो ग्राहक कोशिका से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वह प्रभावक कोशिका तक पहुंचती है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट का काम करती है। ऐसी कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है, यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर समायोजक कोशिकाएं पाई जाती हैं और वह दोनों कोशिकाओं, जो ग्राहक कोशिका है और जो प्रभावक कोशिका है, उसके बीच में एक समायोजन स्थापित करती है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।